आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग जो है वो उसके भी काम करने की बड़ी अच्छी कहानी है। उस किताब में भी मैंने जिक्र किया है, और जी जितने पिछड़े वर्ग के दर्शक हैं उसको भी मैं चाहूंगा कि ध्यान जी से जी जी सुने जी। जरूर। इसीलिए मैंने इस क्योंकि मुद्दे को जी उठाया है। जी, क्या हुआ कि उस समय मैं कॉलेज में था, सीएमडी कॉलेज बिलासपुर में मैं पढ़ रहा था। हम्म उसी समय मंडल आयोग लागू हुआ। हम्म तो मंडल आयोग जब लागू हुआ तो सारे जो आंदोलन हो रहे थे मंडल आयोग के विरोध में, हम्म। उस समय एससी और एसटी को उसका निशाना बनाया जा रहा था, जैसे कि मंडल आयोग का फायदा जो है वो एससी एसटी को ही मिलने वाला है। जी जी। दिल्ली और वगैरह में तो काफी बड़ा आंदोलन भी हाँ, हुआ था। बिलासपुर में भी हुआ बड़ा अच्छा, आंदोलन। बिलासपुर में भी हाँ, हुआ। बिलासपुर में भी बड़ा आंदोलन हुआ। हम्म तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा ये जानकारी मिल गई थी कि इस मंडल आयोग से ओबीसी के जो लोग हैं उसको हम्म फायदा मिलने वाला है, हम्म और वही इसके बेनिफिशरीज हैं। हम्म लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हम्म। ओबीसी के ही लोग ट्रकों में भर के मंडल आयोग का विरोध कर रहे थे। अच्छा। जी। कि जो बौद्ध जो लोग हो गए हैं हम्म उनमें, बौद्ध तो हो गए हम्म लेकिन बाबा साहब के जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको जाति को तोड़ने की बात थी, हम्म है ना, हम्म। तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत हो रहा है, ये भी नहीं आचरण के बोलूंगा। स्तर पे नहीं हो रहा है, आचरण वैचारिक के स्तर। स्तर पर जी। कुछ नहीं हो रहा है, वैचारिक स्तर पर भी चर्चा बंद कर दिया जा चुका है। बुद्धिस्ट अच्छा, जो चर्चा भी बंद हो गई है। बुद्ध विवाह, आप तो खुद बुद्धिस्ट, आप जानते होंगे कि बुद्ध जी। विहारों में कहाँ चर्चा हो रही है जाति तोड़ने के बारे में। हम्म भाई पंचशिलानी और त्रिशरण पाठ के बाद और क्या होता है वहाँ पर? हम्म भाई कभी ये बात होती है कि भाई फलाने समाज का व्यक्ति जो है बहुत खराब हालत में है और उसको जो है शिक्षा की ज़रूरत है, चलो उनको शिक्षा दिया जाए या उनको बुद्धिस्ट बनाया जाए, या उनके साथ हम जाति तोड़ने वाला कोई कदम उठाएं। सिर्फ शादी ही जाति तोड़ने का कदम नहीं, और भी बहुत सारे कदम हैं कि और भी आप बहुत उनका, सारे कदम तो वो हैं। उठाया जाए। कहाँ होता है? हम्म। तो उसको करने की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर के वास्तव में जो बाबा साहब का सपना है उसको हम पूरा कर पाएं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति ऑफिशियल। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हर समाज में 10% बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, सही दिशा प्रदान करते हैं, लोगों के अंदर सही वैचारिक शक्ति का निर्माण करते हैं। ऐसे लोगों में दार्शनिक, विचारक, लेखक, कवि, समाज सुधारक और शिक्षकों की प्रमुख भूमिका होती है। जिस समुदाय में ऐसे लोगों की कमी होती है वह समुदाय दिशाहीन हो जाता है, जीवन के हर क्षेत्रों में पिछड़ जाता है और अंत में उस समुदाय का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए हर समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है। आज हम ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति संजीव खुद शाह जी से मुलाकात करेंगे, जो लेखक, पत्रकार, प्रगतिशील विचारक, कवि और कलाकार हैं। आइए मिलते हैं उनसे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हाँ कि आपने मुझे जी अपने चैनल में बातचीत करने के लिए बुलाया। जी। थैंक यू। सर, आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दीजिएगा। मेरा जन्म जो है वो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, हम्म और वहाँ हम लोग 2-3 पीढ़ी वहाँ पर रह रही है। हम्म और जातीय पहचान के साथ वहाँ पर रहते थे हम लोग। तो जाहिर है कि ये डिस्क्रिमिनेशन का हम्म जो है वो सामना करना पड़ा। हम्म लेकिन मुझे बहुत बाद में, जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हम्म और जब बाबा साहब आदि इनको पढ़ना चालू किया, तब मुझे पता चला कि जो मेरे साथ घटनाएं घट रही हैं हम्म वो जो है वो भेदभाव थी, डिस्क्रिमिनेशन था। अगर आप चाहें तो मैं एक आध घटना बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो जैसे क्या होता था कि वहाँ पर अ, नल, मोहल्ले का एक नल होता था, और उसमें सब लोग पानी भरने के लिए आया करते थे, हम लोग भी जाते थे। हम्म लेकिन कभी गलती से, जिस समय मेरी उम्र महज 10 साल के आसपास रही होगी, गलती से अगर नल टच हो जाता हम्म तो वहाँ जो पानी भर रहे होते जो लोग, वो पूरा पानी को फेंक देते थे। जी। और फेंकने के बाद बोलते थे कि भैया तुम दूर खड़े रहो। और फिर उसके बाद पानी भरते थे, फिर हमारी पारी आती थी तो हम लोग फिर पानी भरा करते थे।
तो ये मुझे लगता था जब मैं छोटा था तो कि एक कॉमन चीज़ है, सबके साथ ही हो रहा होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक घटना और है जिसको मैं जी। बताना चाहूँगा, वो ये कि घर के पास में ही एक ब्राह्मण का दुकान था। चॉकलेट, मिठाई, जो बच्चों की चीज़ें हैं, पान वगैरह, वो सब मिलता था वहाँ पर। तो हम लोगों को दे दिया जाता था कि भैया 10 पैसे तुम ले लो, जाओ कुछ ले लो, मिठाई उठाई खा लो। जी। तो हम लोग चले जाते थे। और वहाँ पर जब अपनी पसंद की चीज़ें मांग लेते थे, हाथ में ले लेते थे, उनको जब पैसा देते थे तो वो बोलते थे कि पैसे को यहाँ पे रख दो। तो हम रख देते थे। फिर वो ब्राह्मण व्यक्ति उस पैसे में पानी डालता था और फिर उसके बाद उस पैसे को वो उठा लेता था। तो वो भी ऐसे ही लगता था कि भाई सबके साथ हो रहा होगा, कॉमन, गंदा धूल लगा होगा तो सबके साथ वैसा होता था। लेकिन बाद में पता चला कि वो जातीय जो नफरत है, बाद में जाके पता चला। हाँ, बाद में जाके पता चला कि वैसा हम ही लोगों के साथ हो रहा था, केवल हमारे जाति, हमारे समाज के लोगों के साथ हो रहा था। क्योंकि जब आप अपने पुश्तैनी जगह में रहते हैं तो जाति पहचान भी आपकी उजागर रहती है। और उसके कारण वो दिक्कत आई। लेकिन हम लोग वो कॉमनली लिए, बड़े हुए, जब पढ़ना चालू किए, जब बाबा साहब को, महात्मा फुले को, इनको पढ़ने लगे, तब पता चला कि ये जो है एक प्रकार का बहुत खराब डिस्क्रिमिनेशन है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के ऊपर होनी चाहिए थी। तो ऐसे हम पढ़े और वहीं रेलवे स्कूल में ही 12th पास किए। और उसके बाद वहाँ CMD कॉलेज में हम लोग जो है वहाँ से BCom किया मैं। और थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि हमारी जो जाति है वो है डोमार, डोम जाति बोलते हैं। जी जी जी। बेसिकली हमारी जाति का जो काम है वो है बांस के सूपा बनाना, टोकनी बनाना, बांस के जितने भी सामान बनते हैं वो बनाने का काम था पहले कभी जी। और बहुत गरीबी हालत रही, कभी यूपी में रहा करते थे, ऐसा बताते हैं हमारे पूर्वज, वहाँ से भी किसी का संपर्क नहीं है जी। तो वो लोग जो है भूखमरी के कारण या जाति प्रताड़ना के कारण वहाँ से माइग्रेंट होकर के 1850 के आसपास जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर जी बन रहा था जी, उस समय वो रेलवे वगैरह का और ये कारखाने वगैरह के काम हो रहा था, तो वो लोग वहाँ से माइग्रेंट करके MP आए। MP से कुछ लोग चले गए नागपुर, महाराष्ट्र की तरफ कई जिलों में जाके बस गए। कुछ लोग MP से छत्तीसगढ़ की तरफ आ गए जी। और यहाँ पर आकर के जो छोटे मोटे काम हैं, रेलवे के काम हैं, जो नगर निगम में जो भी जैसा काम मिला वो काम में वो लोग लग गए। इस तरह से छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी एक आबादी, करीब 50,000 के आसपास लोग यहाँ पर निवास करते हैं। हाँ, अभी भी 50,000 की आबादी है इनकी। हाँ, अभी पूरा छत्तीसगढ़ में अगर आप, ये कौन कौन से एरिया में है? बिलासपुर में, दुर्ग में और रायपुर में, कोरबा में। अच्छा, इस एरिया में थोड़ा मतलब थोड़ी पॉपुलेशन आबादी, ज़्यादा है। हाँ, बिलासपुर में थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जी 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 हाँ। जी जी। ठीक है, तो अब आपने 12th या ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक आप पहुंच गए हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी पहचान क्या है, इस चीज़ों से आपका साक्षात्कार कब हुआ? नहीं, असल मतलब जागृत रूप से, बचपन में तो आपने डिस्क्रिप्शन झेला है, हाँ, लेकिन एक जागृत रूप से, एक सही वास्तविक अर्थ में जो है, कब एहसास हुआ आपको? नहीं, असल में क्या होता था, जब हम बड़े हो गए और उसके बाद छोटे बच्चे जब तक रहते हैं तब तक जातियों की बातें नहीं होती हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होता, या होता भी है तो वो सब बातें नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हैं तो आपको मालूम होता है कि फलाना है, कोई अपने आप को ब्राह्मण बता रहा है और गर्व कर रहा है, कोई ठाकुर बता के गर्व कर रहा है, तो आपको लगता है कि आप कौन हो, आप अपने बारे में भी जानने का कोशिश करते हैं। जी। तो एक सामाजिक कार्यक्रम हुआ सुदर्शन समाज के नाम पर नागपुर में, वहाँ मैं गया और वहाँ जाने के बाद में मन में आया कि भाई ये सुदर्शन समाज के नाम से हम लोगों को अपनी पहचान अपनी बताने की कोशिश करते हैं, दरअसल है क्या। तो जितने वरिष्ठ वहाँ पर जो लोग अध्यक्ष बने थे, जो लोग मेन कार्यकर्ता थे, उन लोगों से मैं पूछने की कोशिश किया कि भैया ये कौन है, सुदर्शन कौन है, सुदर्शन ऋषि है, कहाँ रहते हैं, कब जन्म हुआ,
तो वो ठीक ठीक कोई अथेंटिक उनके पास ना तो कोई रेफरेंस था और ना ही कोई किताब था जिसके आधार पर हम उनको सच्चा जान सकें, तो नहीं मिला। तो मैंने ये कोशिश किया कि भाई समाज के बारे में कुछ खोजबीन किया जाए कि ये कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ से क्या इसका ताल्लुक है। तो इस पे फिर मैंने काम चालू किया और इस पे फिर आगे किया काम। आगे फिर आपने इस विषय पर किताब भी लिखी है? हाँ, किताब असल में उस सुदर्शन समाज के नाम से ही मैंने रिसर्च चालू किया और फिर वो सफाई कामगारों पे आकर के मेरा जो मुद्दा है वो रुका और पूरे जो देश के सफाई कामगार हैं वो क्या क्या समस्याओं से जूझ रहे हैं और कौन कौन लोग हैं, क्या उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस काम को मैंने पूरे देश में, लगभग पूरे देश में घूम करके उसकी जानकारी को इकट्ठा किया। उससे संबंधित उस समय जो किताबें थी उन किताबों का अध्ययन किया, जो ऐतिहासिक किताबें थी उसमें, जो मुगलों के समय की किताबें थी, पौराणिक किताबें थी, तो जिसमें जो जिक्र आया उसमें से जो उसका लब्बो लिबाब निकला, जो निष्कर्ष निकला, उसका एनालिसिस को मैंने उस किताब में लिखा है। जी। एक दूसरी किताब जो आई है आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग, इस विषय पर आपने कैसे काम करने के बारे में सोचा? हाँ, आधुनिक भारत में पिछड़ा वर्ग जो है वो उसके भी काम करने की बड़ी अच्छी कहानी है, उस किताब में भी मैंने जिक्र किया है और जितने पिछड़े वर्ग के दर्शक हैं उसको भी मैं चाहूँगा कि ध्यान से सुने जरूर, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया है। जी। क्या हुआ कि उस समय मैं कॉलेज में था, CMD कॉलेज बिलासपुर में मैं पढ़ रहा था। उसी समय मंडल आयोग लागू हुआ। तो मंडल आयोग जब लागू हुआ तो सारे जो आंदोलन हो रहे थे मंडल आयोग के विरोध में, उस समय SC और ST को उसका निशाना बनाया जा रहा था, जैसे कि मंडल आयोग का फायदा जो है वो SC ST को ही मिलने वाला है। जी। दिल्ली वगैरह में तो काफी बड़ा आंदोलन भी हुआ था। बिलासपुर में भी हुआ बड़ा। अच्छा, बिलासपुर में भी? हाँ, बिलासपुर में भी बड़ा आंदोलन हुआ। तो मुझे तो थोड़ा थोड़ा ये जानकारी मिल गई थी कि इस मंडल आयोग से OBC के जो लोग हैं उसको फायदा मिलने वाला है और वही इसके बेनिफिशरीज हैं। लेकिन मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि OBC के ही लोग ट्रकों में भर के मंडल आयोग का विरोध कर रहे थे। अच्छा, ये आपने देखा उस समय? मैंने देखा कि मंडल आयोग का विरोध करने वाले वही लोग थे जिनको वो अधिकार दिया जा रहा था। तो ये कालिदास की एक पौराणिक कहानी मुझे याद आ गई कि किस प्रकार से कालिदास जिस डाल में बैठा उसी डाल को काट रहा है, कैसा वो मूर्ख था। तो OBC समाज भी उस समय सोया हुआ था और वो लोग इसका विरोध कर रहे थे। तब मुझे लगा कि OBC जो समाज है वो अक्सर अपने आप को सवर्ण समझने का भ्रम करता था पहले, अभी नहीं है, अभी काफी कुछ जाग चुका है। तो पहले जब तक मंडल आयोग नहीं लागू हुआ था तब तक OBC समाज भी अपने आप को अनारक्षित वर्ग का समझता था, सवर्ण समझता था और वैसे ही नफरत करता था SC ST से जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य करते हैं। लेकिन हालात OBC समाज की वैसे ही थी जैसे SC ST की थी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। उनको भी, अभी भी है, उनको भी पुराणों में और धर्म शास्त्रों में शूद्र के नाम पर उनको जलील किया जाता है और उनके साथ भेदभाव होता है। बहुत गरीबी स्थिति है। रायपुर में OBC समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो लेबर का काम करती है, घरों में पोछा लगाते हैं और बहुत बुरी स्थिति है OBC समाज की, इग्नोरेंस की वजह से, जागरूकता की वजह से। तो मुझे लगा कि OBC पे काम नहीं हुआ है और इस पे काम करना चाहिए। तो करीब 4-5 साल लगा मुझे OBC के ऊपर जानकारी करने के लिए, क्योंकि उस समय एकमात्र किताब मिलती थी चंदापुरे जी की किताब, जो कि बिहार के थे। तो उनकी किताब से कुछ जानकारी मिली, कुछ रेफरेंस मंडल आयोग से मिले और बहुत सारे लोगों का उस समय इंटरव्यूज़ वगैरह हम लिए। और ख़ास तौर पर ऐसे जो जातियां हैं जो कि ना तो OBC हैं ना तो वो सवर्ण हैं, बीच की जातियां हैं, जैसे कायस्थ है। तो कायस्थ ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है और ना ही अपने आप को OBC मानते हैं। तो ऐसे ही जाट है जाति, इसी प्रकार से मराठा भी है। इनको विवादित जाति के रूप में
इनका मैंने जिक्र किया उसमें, और बड़ा रिसर्च है जी। और उसको जा कर के लोग देखना चाहिए। और मैं बता दूं आपको कि कायस्थ के बारे में जो मैंने लिखा था, जो धर्म शास्त्रों में कायस्थ को इतना नीच और मतलब पतित बताया गया है, उसका रेफरेंस डाल करके मैंने उस किताब में डाला। तो कुछ कायस्थ संगठन के लोगों ने मुझे जान से मारने तक की धमकी दी कि आप जो है 2024 का सूरज नहीं देख पाओगे। अच्छा। मेरे से ऊपर धमकियां भी मिली, लेकिन मैं उन धमकियों से नहीं डरता हूँ। मैं ये समाज को बताना चाहता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं तो आप पुराणों को देख लीजिए। जिस धर्म को आप पालन करते हैं वो धर्म आपके बारे में क्या लिखता है वो आप देख लीजिए। मैंने जो लिखा है वो धर्मशास्त्र जो बोल रहे हैं वही मैं लिखा हूँ। हाँ, अलग से आपने कुछ नहीं लिखा। अगर आपको निशाना बनाना है, अगर हिम्मत है, तो आप उन धर्मशास्त्रों को निशाना बनाइए, उसमें अमेंडमेंट करवाइए जो आपको बुरा लिखते हैं। जी 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 जी। तो आप एक प्रगतिशील लेखक हैं, विचारक हैं। आप जो इस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें, 2-4 बिंदु जो है जिससे क्लैरिटी आ सके कि जो एक यथा स्थितिवादी जो लेखक है वो कैसा लिखते हैं और प्रगतिशील लोग कैसा लिखते हैं, आप लोग किन बिंदुओं की ओर उठाते हैं, कैसे दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो बताते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, आम लोगों को लेखक मतलब लेखक है समझते हैं जी। कविता, कहानी, लेख आदि लिखते होंगे। लेकिन लेखकों में भी दो भाग है विशेष तौर पर। अगर लेखकों को बांटा जाए तो दो भाग हैं इसके। एक होता है यथा स्थितिवादी लेखक, जिसमें पानी सुंदर है तो झरना अच्छा बह रहा, कल कल बह रहा है, तो फूल पत्ती खूबसूरत है, इस प्रकार की चीजें लिखते हैं। तो वो यथा स्थितिवादी लेखक हैं। उनको समाज की रूढ़ियों से, समाज की बुराइयों से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको अपनी खुद की पीठ थपथपाना है जी। तो ये, या किसी धर्म विशेष की स्तुति करना है, तो ये यथा स्थितिवादी लेखक इनको कहा जाता है। दूसरे प्रकार के लेखक होते हैं जिनको प्रगतिशील लेखक कहा जाता है, जो कि चाहते हैं कि समाज में समता, समानता, बराबरी का राज हो। जो शासन प्रशासन में जो गलतियां हो रही हैं उसको उजागर किया जाए और एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए, समाज की स्थिति को बदलाव किया जाए। ये विचारधारा से लिखने वाले लेखकों को यथास्थिति प्रगतिशील लेखक कहा जाता है। तो मैं अपने आप को उसी धारा का लेखक मानता हूँ। जैसे कि कबीर साहब थे, रैदास जी थे, ये उसी धारा के लेखक हैं, प्रगतिशील लेखक थे, प्रगतिशील कवि थे। और जैसे तुलसीदास है, सूरदास है और रसखान वगैरह, ये यथा स्थितिवादी लेखक थे जो कि इनको समाज से कोई लेना देना नहीं, ये अपनी खुशी के लिए लिख रहे हैं। इनका कोई कंट्रीब्यूशन समाज के सुधार में और इसमें नहीं है। जी। अभी वर्तमान सामाजिक परिस्थितियां कैसी है? जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या बुद्धिवादी कहते हैं, उनके समाज में अभी क्या सच्चाइयां चल रही है और क्या मतलब क्या आपका अनुभव है उसके बारे में? नहीं, देखिए क्या है कि मेरे अंदर जो बदलाव हुआ वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद, उनको जानने के बाद, उनके साहित्य का अध्ययन करने के बाद ही मेरे अंदर बदलाव हुआ। और जो भी बाबा साहब को पढ़ेगा वो बाद में वो बुद्धिस्ट बनेगा, क्योंकि वो बाबा साहब को पढ़ने के बाद में जो ऊंच नीच की विचारधारा है वो उसमें नहीं रह सकता। तो मैं भी 1996 में बुद्ध की दीक्षा लिया और जो बुद्ध समाज है उसके साथ जुड़ गया। लेकिन जो पूरे बुद्ध समाज की बात कर रहा हूँ, किसी खास जाति विशेष की बात करना मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि जो बौद्ध जो लोग हो गए हैं उनमें बौद्ध तो हो गए, लेकिन बाबा साहब के जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको जाति को तोड़ने की बात थी, है ना, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत हो रहा है, आचरण के स्तर पे नहीं हो रहा है, वैचारिक स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। वैचारिक स्तर पर भी चर्चा बंद कर दिया जा चुका है बुद्धिस्ट। अच्छा, चर्चा भी बंद हो गई है? बुद्ध विवाह, आप तो खुद बुद्धिस्ट, आप जानते होंगे कि बुद्ध विहारों में कहाँ चर्चा हो रही है जाति तोड़ने के बारे में। भाई पंचशिलानी और त्रिशरण पाठ के बाद और क्या होता है वहां पर?
भाई कभी ये बात होती है कि भाई फलाने समाज का व्यक्ति जो है बहुत खराब हालत में है और उसको जो है शिक्षा की ज़रूरत है, चलो उनको शिक्षा दिया जाए या उनको बुद्धिस्ट बनाया जाए या उनके साथ हम जाति तोड़ने वाला कोई कदम उठाएं। सिर्फ शादी ही जाति तोड़ने का कदम नहीं, और भी बहुत सारे कदम हैं और कि भी आप बहुत सारे कदम। तो वो उठाया जाए। कहाँ होता है? तो उसको करने की ज़रूरत है, तब कहीं जा कर के वास्तव में जो बाबा साहब का सपना है उसको हम पूरा कर पाएंगे। जी 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 जी। तो वर्तमान में हमारे देश के सामने और बहुजन समाज के सामने आपको क्या मुख्य चुनौतियां लगती है? देखिए, अभी जो स्थिति बनी हुई है, खास तौर पे राजनीतिक जो स्थिति आप देखते हैं, तो भविष्य में हमारे जो संतानें हैं वो कैसे सरवाइव करेंगी, ये सोच के चिंता लगता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कट्टरवादियों का, नफरतियों का बोलबाला है वो खुल कर के सामने आए हुए हैं, लोगों के साथ हमले कर रहे हैं, वो इतने ख़राब मैसेज डालते हैं सोशल मीडिया में, खास करके महिलाओं के ऊपर, खास करके अल्पसंख्यकों के ऊपर, दलितों के ऊपर, कि मतलब मन विचलित हो जाता है। तो स्थितियां बहुत खराब होने वाली हैं अगर अभी भी हम जागरूक नहीं हुए, संगठित नहीं हुए, इकट्ठा नहीं हुए या कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किए, तो मुझे नहीं लगता है कि बाद में और ज़्यादा स्थितियां, सिर्फ कट्टरवादियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कट्टरवादी हैं उन लोग का भी स्थिति खराब होने वाला है। जी। अभी जो राजनीतिक माहौल है उसमें सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का ही फायदा है। ओबीसी जो आज पागल हुआ पड़ा हुआ है उसको भी इसमें नुकसान है, लेकिन वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। कई ऐसी समाज ये के सारे में है, दलितों में भी है, आदिवासियों में भी ऐसे लोग हैं, आदिवासियों में भी ऐसे लोग हैं। इन सब का नुकसान पहले होगा जी। क्योंकि जब संविधान हटेगा तो मनुस्मृति लागू होगी, तो सबसे पहले जो करीब होता है उन्हीं को लात पड़ने वाली है, दूर में जो बैठे हैं उनको लात बाद में पड़ेगी। तो इस चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उतनी दूर दृष्टि नहीं है, तो उसका खामियाजा उनको सबको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए समय रहते, क्योंकि अभी का जो आधुनिक जो युग है वो समता समानता का युग है। सिर्फ भारत की बात नहीं, पूरे संसार में यह लहर चल रही है। जी। और भारत में अगर उल्टी लहर चलेगी तो इसका क्या होगा, ये मेरे ख्याल है सारे दर्शक समझदार हैं कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। आपको इनके इन चुनौतियों के क्या एक दो हल क्या दिखाई देते हैं? चुनौतियों का यही हल है कि आप गलत को गलत बोलना सीखिए, सही को सही बोलना सीखिए। कोई भी नफरती व्यक्ति, उसका हौसला तभी बढ़ रहा है जब आप उसको समर्थन कर रहे हैं, आप उसको ताली बजा करके समर्थन कर रहे हैं, आप उसको जय श्री राम बोल करके समर्थन कर रहे हैं, आप उसको वोट दे के समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए ना उसके हौसले बढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों हौसला बढ़ता? भाई आप ये बताइए कि किसी भी व्यक्ति की भावनाएं जो हैं आहत हो रही है, तो क्या भाई आपने ही आहत होने का ठेका लिया है? शूद्र, गंवार, ढोल, पशु, नारी, ये ताड़न के अधिकारी बोला जा रहा है शूद्रों को, तो शूद्रों की भावना नहीं आहत हो रही है। आहत होने का ठेका क्या एक ही वर्ग ने लिया है कि उसी की भावनाएं आहत हो रही है और वो ही शूद्रों को, अल्पसंख्यकों को नीचे दिखाएगा? तो इस चीज को समझना पड़ेगा लोगों को, और जितना जल्दी समझ जाए उतना जल्दी सुधार होगा, और नहीं तो फिर दिक्कत तो है। दूसरा सॉल्यूशन क्या दिखता है आपको? सॉल्यूशन तो यही एक तो आपने एकजुटता बताया जो है, एकजुट होकर के उस विमर्श को जो पलटे, पहला ये है आपका। दूसरा ये है कि आप परिवर्तन करें। आप ऐसे लोग जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं उनका आप विरोध करें। हर जगह उनके विरोध में आप विरोध आप नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो कम से कम समर्थन ना करें। समर्थन नहीं कर सकते तो जो लड़ रहे हैं उनको आप सपोर्ट करिए। इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। घर में बैठ करके या फिर सेफ कॉर्नर में रह करके आप बदलाव नहीं कर सकते, आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। और अभी जो माहौल दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक पॉजिटिव बात यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग अच्छा बुरा समझ रहे हैं। आज नहीं कल जीत जो है वो समतावादियों की होगी, ये तय है। हो सकता है कि स्थितियां और खराब हो जाएं भविष्य में, लेकिन अंत में समतावादी और प्रगतिशील विचारधारा के लोगों की जीत होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है।
क्योंकि नफरत करने वालों की संख्या थोड़ी है और कुछ कम पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बना लिया है। तो जो बेवकूफ़ बन चुके हैं वो बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं रहेंगे, उनमें भी शिक्षा आएगी, जानकारी आएगी और वो उठ खड़े होंगे। झूठ, पाखंड और अंधविश्वास अभी भारत में चरम सीमा पर है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झूठ और पाखंड खास करके संस्थाओं के स्तर पर भी, क्योंकि बीच में अभी जो SBI वाला जो केस हुआ था, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला, तो उसमें जो SBI है वो भी झूठ बोल रही थी, ये साबित हुआ है। तो संस्थाओं के स्तर पर इंडिविजुअल तो है ही, पॉलिटिक्स में जो लोग, जो लीडरशिप आ रही है वो लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ संस्थाएं भी झूठ बोल रही है। तो इस विषय को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी अंधविश्वास उठा के देख लीजिए आप, जो अंधविश्वास है और झूठ है, ये सब धर्म का चोला पहन करके आते हैं। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट अगर अंधविश्वास आएगा तो आप उसको इनकार कर दोगे। अच्छा। लेकिन धर्म का चोला पहन के आएगा तो आप धर्म के खिलाफ जल्दी से कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ये नुकसान है, हिंदू धर्म का भी नुकसान है कि हिंदू धर्म में इन बुराइयों को सहर्ष स्वीकार कर लिया जा रहा है, कुछ खास तबके के द्वारा, सबके द्वारा नहीं। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें या फिर आपका मिड ब्रेन एक्टिवेशन का बात करें या फिर अपन वास्तुशास्त्र की बात करें, इन सब का जो अंधविश्वास है वो आप देखिए धार्मिक चोला पहना हुआ है। वो बोलता है, मॉडर्न जरूर बोलता है, लेकिन बोलता है कि शिव की तीसरी आंख जाग रही है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में घुसा है ना धर्म को। तो आप कह रहे हैं कि धर्म के माध्यम से आ रही है, धर्म के माध्यम से, धर्म का चोला पहन करके वो आ रही है। अंगूठी पहनने का जैसे अंधविश्वास है, तो उसमें भी धर्म को घुसा करके आप अंधविश्वास को परोस रहे हैं। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म जो है वो अफीम है, वो बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा। धर्म जो है वो एक अफीम है, उसमें उसकी बुराइयां, वो बेरोजगारी को नहीं देख पा रहा है, पेट्रोल का रेट नहीं देख पा रहा है, कितनी महंगाई हो रही है नहीं देख पा रहा है, और वो उस अफीम में पड़ा हुआ है। जो झंडा लेकर के घूम रहा है उसको भी दो दिन की रोटी जो है वो नसीब हो गई, नसीब नहीं है, इतनी स्थिति जो है वो खराब है, लेकिन उसको वो नहीं देख पा रहा है। और सत्ताधारी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं है। ज्यादातर पार्टियां क्या कर रही हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए धर्म को आगे कर रही हैं। तो उससे निकलना पड़ेगा। धर्म हमारे घर के अंदर, हमारी संस्थाएं जो है, मंदिर है, मस्जिद है, बुद्ध विहार है, यहां तक सीमित होना चाहिए। धर्म को पर्सनल होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। वो राजनीति या प्रशासन में उसका दखल नहीं होना चाहिए। जी ठीक है। सेकुलरिज्म भी तो यही कहता है कि अपने पर्सनल लेवल पे आप प्रैक्टिस करिए, उसको पब्लिक में मत लाइए। जी जी जी। वर्तमान में जैसे ये हमने पहले जो है पाखंड की बात करी, झूठ की बात करी, है ना, अंधविश्वास की हमने बात की, तो ये सारी चीज़ें जो है वो साहित्य के माध्यम से भी परोसी जाती थी। और इसीलिए आजकल जो बहुजन साहित्य वाले लोग, जो दलित साहित्य वाले लोग आजकल बहुजन साहित्य का निर्माण कर रहे हैं, है ना, और इन साहित्यों की बड़ी भूमिका भी है। तो वर्तमान में अभी जो है बहुजन साहित्यों की क्या भारत में आवश्यकता है, और अगर आवश्यकता है तो क्यों है, और क्यों इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है? नहीं, असल में क्या है कि जब दलित साहित्य बहुत चला, एक समय ऐसा था कि दलितों की आत्मकथाएं, उनकी कविताओं को कूड़े में डाल दिया जाता था, प्रकाशक छापते ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन महाराष्ट्र के कुछ लेखक जब सफल हुए, दया पैवार से लेकर के और भी बहुत सारी आत्मकथाएं वहाँ पर सफल हुई, उसके अनुवाद जो हैं वो हिंदी बेल्ट में आए और बड़े प्रकाशकों ने छापा। तो उसके बाद हिंदी बेल्ट के भी दलित लेखक काफ़ी उभरे। जब उभार हुआ तो ये देखा गया कि जो बाकी साहित्य हैं उससे ज़्यादा बिक्री इसकी है। अच्छा। हाँ, तो लोग जो है वो, ऐसे कोई सर्वे आया है? सर्वे जब रॉयल्टी आती है तो पता चल जाता है। अच्छा। कि कौन सा साहित्य बिक रहा है।
रॉयल्टी का जब स्टेटमेंट आप प्रकाशकों का देखेंगे तो पता चल जाता है कि कौन सा साहित्य बिक रहा है। खुद प्रकाशक बुलाते हैं कि भाई आप इसको लिखिए। तो निश्चित तौर पर जो दलित साहित्य है वो अभी सबसे ज़्यादा बिकने वाला साहित्य है। लेकिन जब पिछड़ा वर्ग विमर्श आने लगा तब ये बात हुई कि अब कैसा होगा, आदिवासी साहित्य अलग हो जाएगा क्या, पिछड़ा वर्ग साहित्य अलग हो जाएगा कि दलित साहित्य अलग हो जाएगा, क्योंकि तीनों पीड़ित लोगों का साहित्य है। हाँ, ये कैसे इनको एक रखा जाए, तो वो बहुजन साहित्य के एक कॉन्सेप्ट को सामने लाया गया जिसमें आदिवासी विमर्श, पिछड़ा वर्ग विमर्श और दलित विमर्श भी शामिल रहेगा। तो मैं देख रहा हूँ इस बीच की बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। ओबीसी समाज के लेखक, मैं दो चार का नाम लेकर के बाकी को छोड़ना ठीक नहीं रहेगा, जी। बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी जानकारियाँ आ रही हैं और निश्चित रूप से एक नए साहित्य का निर्माण हो रहा है जो कि प्रगतिशील साहित्य का को और ज़्यादा समृद्ध कर रहा है। एक अच्छा और पॉजिटिव मैं देखता हूँ। इसके कारण बहुत सारे लोगों में परिवर्तन हुआ, वैचारिक परिवर्तन हुआ ओबीसी साहित्य को लेकर। एक उदाहरण तो आप भी हैं। हाँ, मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ जो मुझे बनता है उसमें लोगों के लिए, और जो ओबीसी साहित्य है उसमें भी, और बाकी तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया के साहित्य हैं उसमें तो मैं लिख ही रहा हूँ। बाकी जो हाशिए के जो साहित्य जो प्रकाशित करते हैं, नहीं, मेरा कहना ऐसा था कि साहित्य के माध्यम से आपके जिंदगी में भी बदलाव आया शुरुआती दौर में। हाँ, वो तो बाबा साहब के साहित्य और भी साहित्य जो थे उनको पढ़ने के कारण मेरे अंदर भी बदलाव आया, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही बदले हैं जी। और बदलाव का जो काम होता है वो थोड़ा सा धीमा होता है। उसको जो कोई आदमी बदल रहा है तो हमको उसको मौका देना चाहिए कि कुछ गलतियां भी उसकी माफ करनी होगी आपको, जो नया बदल रहा है, तब वो आपके पास आएगा। अगर आप उसको निशाना बनाओगे, उसकी गलतियों को बार बार बताओगे और उसको आप नेगलेक्ट करोगे तो वो आपसे दूर चला जाएगा उन्हीं के पास जिनके पास उसको नहीं जाना चाहिए। जी। अपने जिंदगी के कोई खास पल जिसको आप शेयर करना चाहें और जो एक मतलब एक प्रेरणा भी कोई मिल सके, जो है ऐसे कोई पल हैं आपकी ज़िंदगी में? पल तो होंगे पर मुझे अभी कुछ अचानक कुछ याद नहीं आ रहा है जी। बस यही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। हम लोग का जो जन्म है वो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, एक ही जन्म मिला हुआ है, सारे काम इसी जन्म में करने हैं जी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम 2-3 जन्म का काम मैं कर जाऊं। जी। तो मैं अपने जीवन को इसी ढंग से सेट, इसलिए कि पुनर्जन्म पे आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। तो मुझे जो करना है वो अभी करना है, तो मैं बिल्कुल व्यस्त रहता हूँ और जो बहुत ज़रूरी काम है वो ही करता हूँ मैं। और यूट्यूब का काम हो, चाहे साहित्य का काम हो, चाहे और दूसरे काम हो जो बहुत ज़रूरी लगते हैं वो मैं करता हूँ। बहुत सारी विधा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मैं मिमिक्री भी करता हूँ, मैं गाना भी गाता हूँ, लेकिन वो सबको मैं प्रायोरिटी में नहीं रखता हूँ। मेरे को लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो सोशल चेंज, समता समानता फैलाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी। अंत में आप हमारे दर्शकों को और आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस एक ही संदेश है, वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि अगर आप कोई सामाजिक काम कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सिद्धांत आपने बनाए हुए हैं या दूसरों को प्रेरित करते हैं, तो उसको पहले आप अपने ऊपर ढालिए, अपने घर में इम्प्लीमेंट करिए, तब ही आप दूसरों को बोलिए। आप भाषण कुछ और दे रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंट आप कुछ और कर रहे हैं, तो ये झूठ बहुत दिन तक जो है वो झूठा नहीं रहता, वो पोल आपका खुल जाता है और उससे मिशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। लोग जो है विश्वास नहीं करते हैं लोगों के ऊपर, तो ऐसा काम मत करिए। भले कम करिए काम, लेकिन जो सही है, जो सच्चा काम है वही करिए, जो आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही काम आप करिए। और एक मिसाल भी बनना है साथ में। सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा या किसी सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। उस उपदेश को खुद को भी जीना पड़ेगा और जी करके भी लोगों को बताना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपकी बातों को लोग मानेंगे और आपकी बातों पर विश्वास करेंगे।
तो ये हैं संजीव शाह जी, जो सत्य की तरफ जाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, जीवन की वास्तविकताओं की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। और इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए न केवल वो बोलते हैं बल्कि लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, समाज में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम भी करते हैं। और ये चाहते हैं कि ये जो समाज है, ये जो देश है, ये प्रगतिशील बने, आधुनिक बने और इस देश में संविधान की सत्ता कायम हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय ये आम लोगों के जीवन में आए, ये ऐसा चाहते हैं। तो संजीव खुदशाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। और धन्यवाद आपको जी जी कि आज आपके साथ बातचीत करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। जी 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 जी। तो अगर मौका मिला तो फिर बाद में हम और अन्य विषयों पर बात करेंगे, पर आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी, सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो आप देख रहे थे सुकृति ऑफिशियल, और हमारे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।